Now we discuss the MDU BA first year 2012 सेक्शन बी। फर्स्ट सेक्शन के 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। सेकंड सेक्शन के 2 क्वेश्चन क्या आपके पास है। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है, टू स्फीयर R1 एंड R2 कट ऑर्थोगोनल भी 90 पे कट करते हैं, जिनकी एक की रेडियस R1 है और दूसरे की रेडियस R2 है। ये क्या कह रहा है कि इनसे कॉमन स्फीयर जो बनेगा, कॉमन सर्कल बनेगा, कॉमन सर्कल की जो रेडियस होएगी वो क्या आएगी, R1 R2 अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। और दूसरा क्या कह रहा है, क्या कहता है कि शो दैट द इक्वेशन, किसकी इक्वेशन, एक स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है, वेयर V एंड W आर द पैरामीटर दे दिए, रिप्रेजेंट ए सिस्टम ऑफ स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या कहते हैं कि पासिंग थ्रू द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ दिस सिस्टम, भी एक और स्फीयर दे रखा है, इसके जो लिमिटिंग पॉइंट है उससे ये इक्वेशन क्या करती है, पास करती है। और क्या कहता है कि कटिंग एवरी मेंबर ऑफ दिस सिस्टम एट ए राइट एंगल, 90 पे कट करती है। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, एक सेकेंड, फर्स्ट, हाँ ऐसे आएगा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये दे रखा है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया सेक्शन 2 का, टू स्फीयर R1 और R2 उनकी रेडियस दे रखी है, कट कहाँ कर रहे हैं, 90 पे कट करते हैं। प्रूफ क्या करना है, द रेडियस ऑफ द कॉमन सर्कल इज R1 R2 अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। तो हमने मान ली कि जस्ट ए कॉमन सर्कल की इक्वेशन मान ली, भी एक्स वाई प्लेन, एक्स और वाई दोनों एक्स वाई प्लेन है और जेड जीरो लेंगे, तो क्या किस पे, राइट एंगल पे। और सर्कल की इक्वेशन जनरल मान ली हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आपके पास, ए स्क्वायर। एक्स वाई प्लेन में सर्कल होगा तो जेड क्या होएगा, वहाँ पे जीरो होएगा। जब जेड जीरो ही है तो इसको हम रीराइट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हमें, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, जेड क्या है, जीरो है, जीरो को ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू ए स्क्वायर, इधर जीरो। तो इनसे ज्वाइंट इक्वेशन बना ली हमने, किसकी, स्फीयर की। क्या बन गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये प्लेन हो गया आपके पास, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एक प्लेन ही ऐड कर लेंगे, दोनों हैं ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो उनके कांस्टेंट का डिफरेंस मिलेगा आपके पास। तो क्या करेंगे हम, दूसरा K2 ले लेते हैं हम, ठीक है, K2 जेड हो जाएगा आपके पास। स्फीयर 2 एंड 3 क्या कर रहे हैं, कट ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन क्या है, सेंटर के पॉइंट निकालें और जो कांस्टेंट D1 D2 है वो निकालें। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू स्फीयर क्या आएगी हमारे पास, 2u1 u2 2v1 v2 2w1 w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। तो यहाँ से हम इसके सेंटर के पॉइंट निकाल लेंगे, इसके निकाल लेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे दोनों की। तो क्या आएगी हमारे पास, तो 1/2 u1 u2, इसमें तो सेंटर के पॉइंट है ही नहीं हमारे पास, 0 0 0 आपके पास, ठीक है। और लास्ट में इधर से K1 और K2, 0 0 और एक क्या बनेगा K1 और इसमें से क्या बनेगा K2 बनेगा आपके पास। तो ये पॉइंट u1 0 है, u2 0 है, v1 0 v2 0, w1 क्या बनेगा, इधर से K1 बन जाएगा, इधर से क्या बनेगा K2 बनेगा। और रेडियस इसकी क्या आएगी आपके पास, d1 प्लस d2, रेडियस क्या बनेगी, माइनस d1 कॉन्स्टेंट जो आपके पास, रेडियस नहीं सॉरी, d1 कांस्टेंट क्या बनेगा, माइनस ए स्क्वायर, इधर से भी माइनस ए स्क्वायर, वो पुट कर दिया हमने। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, K1 K2 की वैल्यू आ गई -4 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4 होगी आपके पास। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्फीयर है, सेकंड नंबर स्फीयर है और थर्ड नंबर स्फीयर है, उनकी रेडियस निकाल ली। रेडियस क्या होगी, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस कांस्टेंट आ जाएगा अंडर द स्क्वायर रूट, तो ये रेडियस हो जाएगी। और दूसरे की रेडियस ये हो जाएगी, एक को R1 से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे को R2 से। तो हम क्या करेंगे, जो ये K1 K2 है इसके अंदर से सपोजिंग वैल्यू हमारे पास है, और K1 K2 R1 रेडियस में भी आ रहा है, R2 रेडियस, इन चारों इक्वेशन से मीनिंग 4 5 और 6 से हम K1 K2 को एलिमिनेट कर लेंगे। तो हमने क्या कर लिया कि बोथ साइड स्क्वायर कर लिया यहाँ पे, मीनिंग K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 a की पावर 4 हो गया। और जो R1 किसके बराबर है, टेकिंग स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो R1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, K1 स्क्वायर बाय 4 प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से K1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, K1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू R1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, K2 स्क्वायर निकाल लिया, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू R2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से K1 स्क्वायर निकल गया, K2 स्क्वायर, तो दोनों की वैल्यू कहाँ पुट कर सकते हैं, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 a की पावर 4।
क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, कॉमन सर्कल जो बनेगा उसकी रेडियस चाहिए, और कॉमन सर्कल क्या हमारे पास है, ये है कॉमन सर्कल, ठीक है, और इसकी रेडियस ए है, मीनिंग ए निकालना, और ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास, R1 R2 अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, K1 स्क्वायर की वैल्यू रख दी, K2 स्क्वायर की वैल्यू रख दी, किसके इक्वल है 16 a की पावर 4। इसको सोल्व कर लिया हमने, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी आपके पास। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a की 4 से a की 4 कैंसिल हो गया, इसको इधर ले गए हम, तो a स्क्वायर क्या आ गया, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और टेकिंग स्क्वायर रूट ले देंगे तो ये ऊपर वाला तो स्क्वायर हट जाएगा, नीचे वाले पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो जो रेडियस होएगी हमारे पास, रेडियस ऑफ द कॉमन सर्कल क्या आ जाएगी, R1 R2 अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर आ जाएगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि शो करना हमें, शो दैट द इक्वेशन ऑफ दिस स्फीयर उस पैरामीटर क्या दे रखे हैं हमारे पास, पैरामीटर V एंड W पैरामीटर दे रखे हैं, क्या कहता है कि रिप्रेजेंट ए सिस्टम ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम के जो लिमिटिंग पॉइंट है उससे ये स्फीयर पास कर रहा है, और क्या कहता है कि कटिंग एवरी मेंबर ऑफ दैट सिस्टम एट राइट एंगल, 90 पे कट करना चाहिए। तो जो आपके पास गिवन कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर क्या दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux प्लस डी इक्वल टू 0। इसके सेंटर के पॉइंट निकालिए, क्या आएंगे माइनस यू 0 0, और रेडियस क्या आएगी अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस डी, ये रेडियस आ गया। पर लिमिटिंग पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं कि रेडियस को 0 पुट कर देते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, यू की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ डी। तो दो लिमिटिंग पॉइंट बन गए, एक तो क्या बन गया, यू की वैल्यू दे रखी है ना माइनस यू 0 0, एक तो पॉइंट अंडर द रूट डी 0 0, दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा माइनस अंडर द रूट डी 0 0। फिर क्या कहता है कि जो आपका गिवन स्फीयर है ना, ये वाला स्फीयर इन लिमिटिंग पॉइंट से पास करता है नहीं करता, वेरीफाई करना है। तो हम ये पॉइंट पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास क्या वेरीफाई हो रहा है कि 0 0 के बराबर आ रहा है। तो क्या कर रहा है कि ये फर्स्ट लिमिटिंग पॉइंट से भी पास करता है, सिमिलरली दूसरा पुट करोगे तो उससे भी पास करता है। फिर क्या चेक करना हमें कि दोनों किस पे कट करते हैं, 90 पे कट करते हैं, कट ऑर्थोगोनली। तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन क्या होती है, 2u1u2 2v1v2 2w1w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। तो इन सब की वैल्यू पुट कर दी, 0 0 आ गया दोनों साइड से, इसका मीनिंग दोनों क्या कर रहे हैं, राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। थर्ड सेक्शन का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो सेंट्रल कोनिकोइड जो आपका 9 चैप्टर है उससे आता है, यूनिट 3 आपके पास है। यूनिट 3 क्या कहती है, इसमें सेंट्रल कोनिकोइड की दे रखा है आपके पास, द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P, भी नॉर्मल ड्रॉ किया है किसी पॉइंट P से, किस पे, सेंट्रल कोनिकोइड के ऊपर, मीट्स द 3 प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन कौन से हमारे पास, XOY प्लेन, YOZ प्लेन, ZOX प्लेन। कहाँ पे मीट करता है 3 प्रिंसिपल प्लेन पे, वो G1 G2 G3 पे। तो हमें प्रूफ करना कि PG1 रेशो PG2 रेशो PG3 क्या आएगा, A इनवर्स रेशो B इनवर्स रेशो C इनवर्स। तो प्रिंसिपल प्लेन दे रखे आपके पास X ऑफ Y, Y ऑफ Z, Z ऑफ X। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिकोइड क्या होगी आपके पास, AX स्क्वायर BY स्क्वायर CZ स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमने क्या कहा कि नॉर्मल, क्या कहता है कि दी नॉर्मल एट एनी पॉइंट P ऑफ ए सेंट्रल कोनिकोइड। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख ली, हमारे पास क्या होगी, x माइनस, मान ले किसी पॉइंट अल्फा से पास होती है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, इसके हम डायरेक्शन कोसाइन यूज कर लेंगे, इसके टेंजेंट के जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे, तो यहाँ से क्या बनेंगे ax x1, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके निकाल लेंगे। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस अल्फा अपॉन a अल्फा p, वेयर p इज द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ए सेंटर टू द सेंट्रल कोनिकोइड होती है आपके पास, y माइनस बीटा b बीटा p, z माइनस गामा C गामा P इज इक्वल टू R ले लिया हमने, और P हमने बता दिया क्या होएगी, दिस इज ए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए सेंटर 0 0 ऑफ द सेंट्रल कोनिकोइड, किस पे, ऑफ द टेंजेंट प्लेन। किसका टेंजेंट प्लेन क्या बनेगा, AX x1 BY y1 C Z Z1 इक्वल टू 1, और x1 की वैल्यू क्या है अल्फा, y1 की वैल्यू बीटा, Z1 की वैल्यू गामा है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, A अल्फा x B बीटा y C गामा Z इक्वल टू 1। तो इसको हमने, ये तो हमारे पास P क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है सेंटर से, टेंजेंट प्लेन ऑफ द सेंट्रल कोनिकोइड, और R हमारी डिस्टेंस ले ली हमने, किससे डिस्टेंस आपके पास, डिस्टेंस एनी पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल। नॉर्मल पे पॉइंट कौन सा आपके पास, अल्फा बीटा गामा, और कहाँ पे, 2 मीट्स सेकेंड, ये दे रखा आपके पास है। तो उसको हमने क्या दे दिया आपके पास,
आर से नोटेशन दे रखी है, देखो ये रही आपके पास, ठीक है। तो हमने मान लिया कि कहाँ पे मीट करती है आपके पास, प्रिंसिपल प्लेन पे दे रखा है, मीट्स कहाँ पे मीट कर रखा है, 3 प्रिंसिपल प्लेन G1 G2 G3। मान लो ये वाला फर्स्ट क्या ले लें हम, एक्स ओ वाई ले लें, दूसरे में क्या ले लें, वाई ओ जेड ले लें, तीसरे में जेड ओ एक्स ले लें। तो जब आपका एक्स वाई प्लेन, जब वाई जेड प्लेन होगा तो आपके पास वहां पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। मान लेते हैं एक्स 0 है इन G1, यहाँ पे मीट करता है, तो आर जो बनेगा आपके पास वो PG1 बनेगा। और जो आपके पास नॉर्मल में एक्स की वैल्यू को क्या कर दिया हमने, 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से 0 माइनस अल्फा अपॉन ए अल्फा पी इज इक्वल टू PG1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो PG1 डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी, -1 अपॉन ए पी आ जाएगी। सिमिलरली वाई जेड प्लेन वाई 0 कर देंगे हम तो PG2 आ जाएगी, PG3 आ जाएगी -1/CP। तो हमें क्या निकालना है, PG1 रेशो PG2 रेशो PG3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 अपॉन AP रेशो -1 अपॉन BP रेशो -1 अपॉन CP। तो ये कैंसिल हो गया, नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1 अपॉन A रेशो 1 अपॉन B रेशो 1 अपॉन C। इसको क्या लिख सकते, A इनवर्स रेशो B इनवर्स रेशो C इनवर्स। तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि PG1 रेशो PG2 रेशो PG3 किसके इक्वल हो जाएगा, A इनवर्स रेशो B इनवर्स रेशो C इनवर्स के बराबर प्रूफ हो जाएगा। और हमारे पास ये सेक्शन 3 का 5th का A पार्ट है आपके पास, इसका B पार्ट रह गया, B पार्ट की वीडियो कल भेज देंगे। सारे स्टूडेंट इस वीडियो को